सभी को नमस्कार। आज हम जो 10th क्लास की ज्योग्राफी एसएसटी में जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसमें उसका 4th चैप्टर पढ़ रहे थे। 4th चैप्टर को हम एक पार्ट में पढ़ चुके हैं। आगे का पार्ट पढ़ते हैं। जो पहला पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि खेती कितने प्रकार की होती है और जो कृषि गहन है, जीविका निर्वाह है, कर्तन दहन प्रणाली है, ये सब हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे कि भारत में मुख्य मुख्य फसलें कौन सी हैं, कौन सी फसल को कैसा टेम्परेचर चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, भारत के कौन से राज्य में कौन सी फसल उगाई जाती है, ये सब जो है हम पढ़ेंगे। कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है। और आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हमेशा केवल आपके 10th क्लास में ही नहीं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, इसमें से एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा। आप उसको ध्यान से समझ लीजिए। आंकड़े थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ें होती है वो यही रहती है कि बारिश कितना सेंटीमीटर चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, कौन कौन से स्टेट में होती है। कभी कभी थोड़ा एक आध फसल का हो जाता है ऊपर नीचे, कि किसी वर्ष पश्चिमी बंगाल में चावल ज़्यादा हो गया और किसी वर्ष उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हो गया, तो वो थोड़ा सा तो चेंज होता है, लेकिन मैक्सिमम वही रहता है। तो आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे कि मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। कि क्या कहते हैं कि जिस राज्य में जैसी मिट्टी है, जैसी जलवायु है, जैसे आपको पता होगा कि साउथ इंडिया में सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस पर डिपेंड करेगा कि सर्दी के मौसम में नॉर्थ इंडिया में कौन सी फसल उगा सकते हैं, साउथ इंडिया में कौन सी उगा सकते हैं। इस प्रकार जलवायु, कृषि पद्धति, मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार के अनाज खाते हैं, प्रयोग करते हैं, उस पर, और कृषि वहाँ पे क्या हमेशा से क्या प्रक्रिया रही है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। इसके आधार पर ही बहुत सारी फसलें, खाद्य और अखाद्य, यहाँ पे लिखा है खाद्य और अखाद्य। खाद्य मतलब जो खाने लायक होती हैं, और अखाद्य मतलब जिसको खाते नहीं हैं लेकिन जो दूसरे कामों में इस्तेमाल जरूर होती है, वो फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें नाम लिखे हुए हैं आगे, कौन कौन सी हैं। चावल, गेहूं, मोटे अनाज। मोटे अनाज में क्या क्या आता है, ज्वार, बाजरा इत्यादि आते हैं। ठीक है, मक्का हो गया। दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि, ये सारी फसलें भारत में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। अब हम एक एक फसल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे चावल। चावल जो है एक खाद्यान्न है, क्योंकि हम चावल को खाते, खाद्यान्न खाने योग्य जो अन्न अनाज है। ठीक है, ये हमने देखा। अब हम एक मैप देख लेते हैं। इस मैप पे आप देखिए कि चावल के मुख्य क्षेत्र और गौण क्षेत्र यहाँ पे दिखाए गए हैं। जो ग्रीन वाला एरिया है ना, वो चावल उत्पादन, चावल पैदा करने का मुख्य क्षेत्र है। विशेष रूप से जो समुद्र तटीय किनारे हैं और जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, जहाँ पे नदियाँ बहुत ज़्यादा, नदियों के किनारे इत्यादि जगह पे जहाँ यानी कि पानी की उपलब्धता काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे चावल उगाया जाता है। ठीक है। और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ थोड़ा बहुत और भी उगाया जाता है, जैसे ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर भी चावल जो है वो कुछ कुछ उगाया जाता है। लेकिन अब क्या है कि जो आपका हरियाणा है, पंजाब है, जो ये वाला जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे भी चावल की खेती बहुत ज़्यादा होने लगी है। कारण क्या है कि यहाँ पे सिंचाई की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध है। इस वजह से अब लोग यहाँ पे भी चावल बहुत ज़्यादा उगाने लगे हैं। खाने के लिए नहीं, खाने के लिए तो यहाँ पे गेहूं उगाया जाता है, चावल उगाते हैं यहाँ पे बेचने के लिए। नकदी फसल एक तरह से मान लीजिए इस एरिया में उगाई जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि चावल के उत्पादन में भारत जो है ना, विश्व में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है, चीन है, ये बात यहाँ पे है। उसके बाद ये खरीफ की फसल आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी कि ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। तापमान ऊंचा होना चाहिए, लगभग कितना, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। आर्द्रता यानी कि गीलापन भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि वर्षा कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ये आप अच्छे से नोट करेंगे। पहली बात ये खरीफ की फसल है। दूसरी बात, भारत चावल उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर है। इसके लिए तापमान जो है वो 25 डिग्री से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और कम वर्षा अगर किसी एरिया में होती है तो वह सिंचाई करके भी इसको उगाया जा सकता है। चावल जो है वो कहाँ कहाँ होता है, हमने अभी मैप पे भी दिखाया था। उत्तर में यानी कि भारत का जो नॉर्थ इंडिया है उसमें, फिर उत्तर पूर्वी मैदान,
जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, जैसे बिहार का हो गया, उड़ीसा का हो गया, वो हमने मैप पे दिखाया था। तटीय क्षेत्र जो समुद्र किनारे हैं, और डेल्टाई प्रदेश जहां नदियां समुद्र में गिरती है, जो डेल्टा बनाती है। डेल्टा जहां से, जैसे गंगा इस तरह से बह के आई तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इस तरह से वो क्या करती है, जमीन पे छितर करके बहने लगती है। यहाँ पे बीच में होती है मिट्टी, और यहाँ से इस तरह से ये पानी बहती है और ये डेल्टा का निर्माण कर लेती है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे भी चावल बहुत ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है, फिर आगे है नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण, यानी कि नहरें बहुत ज्यादा हैं और नलकूप बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हमने वेस्ट यूपी अभी अभी आपको मैप पे दिखाया था, और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो गया है। ठीक है, ये बात इस पाठ में है। आगे है गेहूं। गेहूं को पढ़ते हैं, सेम वही तरीका रहेगा। गेहूं कब उगाई जाती है, भारत के कौन से एरिया में उगाई जाती है, इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, ये सब हम पढ़ेंगे। मिट्टी कैसी चाहिए वो। ठीक है, और हमेशा सारी उम्र यही पूछे जाएंगे प्रश्न। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, यानी कि भारत में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सी फसल खाई जाती है, खाद्यान्न फसल सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, तो वो चावल है, क्योंकि भारत के बहुत बड़े एरिया पर चावल ही खाया जाता है। दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण खाद्यान्न क्या है, गेहूं। और जो कहाँ उगाई जाती है, भारत के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर और उत्तर पश्चिमी एरिया में उगाई जाती है। और ये कैसी फसल है, ये रबी की फसल है। ठीक है, और क्या शीत ऋतु चाहिए इसको उगाने के लिए, और पकने के लिए खिली हुई धूप चाहिए। यानी कि आप जब बोते हैं इसको, अक्टूबर में, नवंबर में बोते हैं, तब आपकी सर्दी की ऋतु आ रही होती है। ठीक है, और जब ये ग्रो करेगी तब सर्दी की ऋतु होगी। लेकिन जब ये पकती है ना, मार्च अप्रैल, फरवरी के एंड में जाकर के मार्च अप्रैल, तब अच्छी खासी धूप निकलनी शुरू हो जाती है। आपको पता भी है, फरवरी के एंड में, मार्च में बहुत अच्छी धूप निकलती है, तब ये पकती है फसल। तो इसको पकने के लिए खिली हुई धूप चाहिए, अच्छी धूप चाहिए। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। वर्षा कितनी चाहिए इस फसल के लिए, 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे है देश में गेहूं उगाने वाले मुख्य क्षेत्र, आप पढ़ लेंगे। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, आपको पता है ये गंगा और सतलुज नदियां जहां बहती हैं। फिर दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, जो महाराष्ट्र, दक्कन कहाँ है, महाराष्ट्र के एरिया में जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वहां पे भी उगाई जाती है। फिर उसके आगे है आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग जो है वो गेहूं उत्पादन के प्रमुख हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे देखते हैं मोटे अनाज। ठीक है, मोटे अनाज में क्या क्या आता है, ज्वार, बाजरा और रागी आती हैं, जो भारत में मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। उदाहरण के लिए जो रागी होती है, रागी में प्रचुर मात्रा में आयरन, लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक, ठीक है, और भूसी मिलती है। ठीक है, रागी से। आगे है क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, यानी कि पहली क्या थी, चावल, दूसरी थी गेहूं, और तीसरे नंबर पे भारत की जो महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है, वो है ज्वार। आप नोट करेंगे, ज्वार याद ही नहीं आएगा। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। ठीक है, पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ये लगभग गीले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है या नदियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो वो लगभग डेल्टाई क्षेत्र वगैरह अगर हो गया तो वहाँ पे सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। इसके जो प्रमुख राज्य हैं वो कौन से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये राज्य आप अच्छे से नोट कर लेंगे कि जो ज्वार है वो ज़्यादातर कहाँ उगाई जाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। मैप पे अगर आप देखेंगे तो ये लगभग सारे स्टेट बिल्कुल आसपास है। महाराष्ट्र के साउथ में कर्नाटक हो गया, और महाराष्ट्र के ईस्ट में मध्य प्रदेश हो गया, और मध्य प्रदेश के साउथ में आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये चारों क्षेत्र जो हैं, चारों राज्य जो है बिल्कुल मैप पे पास पास में है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, कठिनाई नहीं होगी। अगला आपका बाजरा है। बाजरा का नाम याद आते ही आपको राजस्थान याद आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। और ये क्या है कि बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। लगभग बलुई मिट्टी होगी और उथली हुई काली मिट्टी अगर थोड़ी थोड़ी होगी तो भी वो हम उसको उगा सकते हैं। कहाँ कहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, राजस्थान है, आपको पता है, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात और हरियाणा। ठीक है, यानी कि राजस्थान के जो स्टेट लगते हैं मेनली वो हो गए
कि राजस्थान का नाम आते ही आपको बाजरा याद आ जाएगा। हरियाणा में आपको पता है बाजरे की रोटी बहुत खाई जाती है। राजस्थान की बॉर्डर हरियाणा से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है और गुजरात से लगती है, और फिर गुजरात की महाराष्ट्र से लगती है। तो यानी कि बिल्कुल पास पास वाले स्टेट हैं, ठीक है। और जो रागी है, रागी जो है वो शुष्क प्रदेशों की फसल है, यानी कि बिल्कुल सूखे सूखा जो एरिया होता है वहां पे रागी उगाई जाती है। और ये क्या, कौन सी मिट्टी चाहिए इसके लिए? लाल, काली, बलुआ, मतलब जो बलुई मिट्टी होती है ना, दोमट और उथली काली मिट्टी पर ये उगाई जाती है। कौन सी? रागी। और रागी भारत में कहाँ कहाँ उगाई जाती है, कौन कौन से राज्य में? तो वो ये है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। अगर आप देखते हैं तो लगभग पर्वतीय राज्य हैं कर्नाटक और झारखंड को छोड़ करके, और कर्नाटक और झारखंड भी प्रायद्वीपीय पठार में आ जाते हैं, तो पठारी क्षेत्र हो गया। यानी कि रागी जो है वो पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में उगाई जा रही है मुख्य रूप से, ठीक है। आगे है आपका मक्का। मक्का जो है एक ऐसी फसल है जिसको खाते भी हैं और जिसको चारे के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। चारा मतलब पशुओं को भी खिलाते हैं, ठीक है। आगे है ये खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। टेम्परेचर कितना चाहिए इसके लिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। और मिट्टी कौन सी चाहिए? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। यानी कि जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है? जब नदियां बहती हैं तो नदियां अपने साथ जो अवसाद मतलब मिट्टी मतलब नदी के साथ क्या होता है, कंकड़, पत्थर, बजरी, मिट्टी बह के आती है, तो वो जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में ये ज्यादा उगाया जाता है। और जलोढ़ भी नई नहीं होनी चाहिए, पुरानी पुरानी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी में ये उगाया जाता है। क्या? मक्का। अब मैप जो है, मैप में दिखाया गया है कि जो मक्का है उसके प्रमुख क्षेत्र कौन से है। तो आपको ये गहरे रंग में इधर उधर दिखाई दे रहे होंगे, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं। जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा ये साउथ और जो वेस्ट का एरिया है वो हो गया। हिमाचल प्रदेश आपका, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान हो गया, और आपका वेस्ट यूपी हो गया, और उसके बाद आपका एमपी हो गया। ये आपके मुख्य क्षेत्र है मक्का के लिए। और थोड़ा क्षेत्र जो है वो आपको यहाँ पे राजस्थान का दिखाई देगा, जो आपका ईस्ट वाला है, और जो अरावली के आसपास का एरिया है वो, और थोड़ा सा महाराष्ट्र में, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मक्का उगाया जाता है। अब आगे मक्का के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में उगाया जाता है। यानी कि रबी की फसल जब उगाई जाती है, गेहूं वगैरह जब उगाते हैं, तो उसी टाइम पे बिहार जो है, बिहार इत्यादि राज्यों में ये रबी की फसल के टाइम पे उगाया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी कृषि जो निवेश है, मतलब कहने का आधुनिक यानी कि मॉडर्न, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो इन्वेस्टमेंट है कि मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, मॉडर्न बीज इस्तेमाल हो रहे हैं, रासायनिक खादें इस्तेमाल हो रही हैं, केमिकल उर्वरक जो होते हैं वो, ठीक है। और उच्च पैदावार देने वाले, मतलब इन्हीं के बारे में बताया है। जैसे क्या? उच्च पैदावार, ज्यादा पैदावार देने वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई, फर्टिलाइजर और सिंचाई जो हो वो मॉडर्न तरीके से होती है, और इस वजह से मक्का का उत्पादन जो है वो बढ़ गया है। प्रमुख राज्य कौन कौन से है वो देख लेंगे। कर्नाटक है आपका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वो महत्वपूर्ण राज्य हैं क्या? मक्का उगाने के लिए। आगे हम पढ़ते हैं दालें। दालें जो है वो विश्व में भारत जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इसीलिए सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन उसके बावजूद उपभोक्ता होने की वजह से हमें बहुत सारी दालें जो है वो आयात करनी पड़ती हैं, यानी कि हमें विदेशों से मंगवानी पड़ती हैं। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। कि अगर आप मांसाहारी नहीं हैं, ठीक है, वेजिटेरियन अगर आप हैं, तो आपके प्रोटीन की आपूर्ति जो है वो दालें ही करती हैं। दाल सबसे ज़्यादा प्रोटीन देती हैं, ठीक है। और मुख्य दालें कौन कौन सी हैं? तूर यानी कि अरहर, उड़द, मूंग, मसूर और मटर, और उसके बाद है चना। भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। फिर आगे है कि क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? ये आपको पता करना है, आपकी एक्टिविटी है। आप बताएंगे कि इन दालों में से कौन सी दाल खरीफ के मौसम में और कौन सी दाल रबी के मौसम में उगाई जाती हैं। वैसे इसी पाठ के शुरू में कुछ बता भी दिए गए हैं, तो बहुत सारी मदद आपको वहां से मिल जाएगी।
फिर है दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता या बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। मतलब जितनी भी ये दालें होती हैं वो वायु से नाइट्रोजन लेती हैं और उस नाइट्रोजन की मदद से भूमि की जो उर्वरता होती है, जो उपजाऊपन होता है, प्रोडक्टिविटी जो होती है, उसको बढ़ा देते हैं। केवल अरहर को छोड़ करके, अरहर नहीं होती है उन दालों में, बाकी सारी दालें जो हैं वो भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। ठीक है, यानी कि दालें अगर आप खेत में उगाते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। इसलिए इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के साथ रोटेशन में बोया जाता है, यानी कि एक वर्ष जो है आप दाल उगा लेंगे और अगले वर्ष आप या तो उसमें कपास बीज देंगे या गेहूं, चावल, जो भी, मतलब रोटेशन में उगाया जाता है। लगातार आप कोई भी फसल नहीं उगाते, बीच में दाल जरूर उगाते हैं। ठीक है, प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं दालों के उत्पादन में? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जो है वो महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ पे दाल बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। अब खाद्यान्न के अलावा कुछ अन्य खाद्य फसलें भी हैं कि खाद्यान्न क्या होता है? खाने का अनाज। लेकिन कुछ और भी फसलें हैं जिन्हें हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खाद्य फसलें हैं। वो कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। पहला हम गन्ना पढ़ेंगे। गन्ना जो है, आपको गन्ने की जलवायु अगर आप पहले पढ़ते हैं तो ये है उष्ण और उपोष्ण। कैसे? जैसे कि ये गर्म और थोड़ा सा कम गर्म वाला एरिया जो होता है ना, उसमें अगर आप इन्हें ये ग्लोब पढ़ा होगा जब आप 6ठी 7वीं क्लास में रहे होंगे तो ये 0 डिग्री होती है। अब इसके थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं कि 23.5 डिग्री यहाँ से, ठीक है, फिर आगे 66.5 डिग्री होता है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ हो गया। तो ये इन दोनों के बीच का एरिया जो है, ठीक है, ये होता है उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो ये वाला एरिया और थोड़ा सा ये वाला एरिया उपोष्ण वाला, पूरा नहीं थोड़ा सा, मतलब जो उष्ण है और उपोष्ण है, यानी कि 0 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में। आपने ये ग्लोब अगर अच्छे से समझा है तो, अगर नहीं समझा है तो फिर जब आगे किसी लेसन में आएगा तो हम अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है आपको, तो वहाँ पे जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध मैंने अभी अभी आपको समझाया, उसमें ये ज़्यादा उगाई जाती है। टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 डिग्री से 27 डिग्री। ठीक है, वर्षा कितनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, लगभग वही है जो आपको गेहूं के लिए चाहिए। ठीक है, और कैसी? गर्म और आर्द्र जलवायु। उष्ण और आर्द्र, उष्ण मतलब गर्म, आर्द्र मतलब गीली जलवायु। ठीक है, कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, जहां वर्षा कम होगी वहां सिंचाई करनी पड़ेगी। इसको अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है, कोई एक मिट्टी नहीं है विशेष रूप से गन्ने के लिए, बहुत सारी मिट्टियों में आप इसको उगा सकते हैं। इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि मजदूर बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसको गन्ने के लिए। और ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। मतलब सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में कौन सा देश है? ब्राजील। और दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। ठीक है, आगे है यह क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं गन्ने से? चीनी, गुड़, खांड सारी और शीरा बनाया जाता है। प्रमुख राज्य कौन से हैं वो देखिए। उत्तर प्रदेश, आपको पता है उत्तर प्रदेश में गन्ने से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, बार बार न्यूज में आपको सुनने को मिलता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। अगर आप मैप को देखते हैं तो ये सारे राज्य जो हैं, ये वाले, इनकी बॉर्डर लगती है आपस में। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा, इन चारों राज्यों की भी आपस में सीमा लगती है नॉर्थ में। तो 4 राज्य नॉर्थ वाले हैं, 5 राज्य साउथ वाले हैं, सबकी आपस में बॉर्डर लगती है। तो अगर आप मैप पे थोड़ा सा भी ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे गन्ना उगाया जाता है। आगे है आपका तिलहन। तिलहन जो है 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। यानी कि 2016 के आंकड़े अगर आप देखते हैं तो चीन जो है वो सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पे आपका आता है भारत। विश्व में सबसे नंबर 1 पे है चीन, दूसरे नंबर पे भारत। ठीक है, अब तिलहन में कौन कौन सी फसलें आती हैं वो आगे हम देखेंगे। सन 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। यानी कि तोरिया एक फसल है,
उसके उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर था कनाडा और दूसरे नंबर पे था चीन। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। कहने का मतलब क्या है, भारत में जितने एरिया पर फसल बोई जाती है, कोई भी फसल, उस फसल का जो एरिया है, पूरी सारी फसलों का जो एरिया है, उसके 12% एरिया पर तिलहन बोया जाता है। ठीक है, अब तिलहन में कौन कौन सी फसलें आती हैं? मूंगफली आती है, तेल जिससे निकलता है मेन रूप से आप समझ सकते हैं, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी। याद कर सकते हैं, जिनसे तेल निकलता है वो सारी फसलें तिलहन भारत में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। अधिकतर जो है वो खाद्य हैं, यानी कि खाने में इस्तेमाल होती है, खाना बनाने में प्रयोग की जाती है। आपने देखा भी होगा मार्केट में जब जाते हैं, नारियल का तेल है, मूंगफली का, सरसों का, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सब हम छोंक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या है कि ये खाने में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ तेल ऐसे हैं उनके बीज जो है वो साबुन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। प्रसाधन क्या होता है? श्रृंगार का सामान, मेकअप का सामान। उबटन क्या होता है? जैसे आप पैक वगैरह लगाते हैं, जैसे चेहरे पे लगाते हैं, हाथों पे लगाते हैं, उसमें ये कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि तेल के साथ कुछ और चीजें मिला करके वो प्रोडक्ट तैयार कर लिया जाता है। अब आगे मूंगफली की बात हो रही है। मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल है। कब उगाई जाती है? खरीफ में उगाई जाती है। आपको याद करने का तरीका क्या है? मूंगफली आप कब खाते हो? सर्दी में खाते हो, ठीक है। और सर्दी में आप क्या उगाते हो? गेहूं वगैरह उगाते हो। सर्दी में खाते हो मूंगफली को, मतलब आपने उसको गर्मी में बोया था, और गर्मी में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, आगे है, देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, देश में, मतलब आपने क्या पढ़ा था कि देश में जो फसलों का एरिया है उसके 12% एरिया पर तो तिलहन बो रहे हैं, और जो 12% पे तिलहन बो रहे हैं उसके 50% पे, यानी कि आधे भाग पे केवल अकेली मूंगफली उगाई जा रही है। मतलब देश में जितने तिलहन पैदा होते हैं उस तिलहन में आधा भाग केवल मूंगफली का है। ठीक है, आगे क्या है, गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ उगाई जाती है? गुजरात में उगाई जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त राजस्थान, आंध्र प्रदेश भी मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, ये सारे आपस में बॉर्डर लगता है इनका। फिर आगे अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं, यानी कि अलसी और सरसों को कब उगाते हैं? रबी में उगाते हैं। आगे है तिल, उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। कैसे याद करेंगे? जैसे मूंगफली को याद किया ना, मूंगफली खरीफ की थी, मतलब मूंगफली को आप सर्दी में खा रहे थे, इसलिए आपने गर्मी में उगाया, और गर्मी में खरीफ उगाई जाती है। ठीक है, तिल को भी आप सर्दी में ही खाते हो नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तिल को सर्दी में खा रहे थे इसलिए आपने गर्मी में उगाया था, और गर्मी में खरीफ की फसल बोई जाती है। फिर आगे है दक्षिण भारत में रबी की। दक्षिण भारत में ये रबी की फसल है, मतलब जिस टाइम नॉर्थ इंडिया में सर्दी पड़ती है उस टाइम साउथ इंडिया में ये उगाई जाती है। ठीक है, फिर आगे है अरंडी, खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है, यानी कि अरंडी को दोनों ऋतुओं में बो सकते हैं, खरीफ में भी और रबी में भी, यानी कि गर्मी और सर्दी दोनों में। आगे हम पढ़ते हैं चाय। चाय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात आप नोट करेंगे, रोपण कृषि है। ठीक है, रोप करके बोया जाता है इसको। किस तरह से आप आगे पढ़ेंगे। ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, चाय को हम पीते हैं, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आपको सबको लगभग पता ही होगा। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। लाए तो अंग्रेज थे, वही उत्पादन करते थे, लेकिन आज जो है वो लगभग भारतीय मालिक ही हैं उनके। चाय का जो पौधा है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में, मैंने अभी अभी आपको बताया था उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, फिर से बताती हूँ। ये आपका ग्लोब एक तरह से अच्छा नहीं बन रहा है, फिर भी आप अंदाजा लगाइए। ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे 23.5 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री, एक नॉर्थ की है और एक साउथ की है। ठीक है, ये वाला एरिया उष्ण है, और इसके बाद जो 66.5 डिग्री है ये आपका हो गया उपोष्ण। तो ये सारा जो एरिया है यहाँ पे आपकी जो चाय है वो उगाई जाती है। फिर आगे क्या है, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? ह्यूमस अधिक होना चाहिए।
जीवांश अधिक होना चाहिए। ह्यूमस क्या होता है, मतलब जब पत्तियां वगैरह सड़ जाती हैं ना, तो आप देखेंगे कि भूरा काला ब्राउन सा एक पाउडर सा होता है। अगर बहुत लंबे टाइम आप किसी भी पेड़ के नीचे या कहीं भी अगर थोड़ा गीला एरिया होता है, वहां पे अगर थोड़े दिन बाद अगर आप देखते हैं ना, तो वहां पे ब्राउन ब्राउन एक ब्लैकिश सा पाउडर सा होता है, वो ह्यूमस होता है। ठीक है, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। सुगम जल निकासी होनी चाहिए, यानी कि जो चाय होती है ना, उसकी जड़ में पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी चाहिए तो ज्यादा, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, पानी बह जाना चाहिए, यानी कि ढलवां क्षेत्र। इसीलिए पहाड़ी एरिया में ज्यादा, आपको पता है ना असम की चाय भारत में प्रसिद्ध है। असम पहाड़ी एरिया है, इसीलिए क्योंकि बारिश ज्यादा है, पानी ज्यादा है, लेकिन जड़ में नहीं रुकता, क्योंकि ढलवां क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। आगे देखते हैं हम। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी कि कोष्ण मतलब क्या होता है, मतलब गुनगुनी सी एक तरह से पानी। अगर आप देखेंगे गुनगुना पानी जब कैसा होता है, ना तो ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा, नम होना चाहिए, गीला गीला होना चाहिए, और पाला रहित, मतलब जो कड़क ठंड पड़ती है ना, जैसे नॉर्थ इंडिया के स्टेट में अगर आप हो तो आपको पता होगा पाला कैसे पड़ता है, रात को बर्फ सी पड़ती है एक तरह से, बिल्कुल कोरा पाला सा पड़ेगा, तो वो होता है। ठीक है, फिर वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। अभी अभी मैंने असम का उदाहरण देकर के आपको समझाया था कि असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वही है कि ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि लगातार थोड़ी 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 बारिश होती रहनी चाहिए, बौछार सी होनी चाहिए। जो क्योंकि चाय की पत्तियां जो होती है ना, बहुत कोमल होती है, तो कोमल पत्तियों पर जो वर्षा की बौछार होती है उसके विकास में बहुत मदद होती है। ठीक है, चाय एक श्रम गहन सघन उद्योग है, यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि मजदूर जो है ना वो बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती है इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो बचत हो नहीं पाएगी, तो श्रम जो है ना वो सस्ता चाहिए और कुशल चाहिए, मतलब काम करने में वो माहिर होने चाहिए, नहीं तो फसल में नुकसान हो जाएगा। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। ठीक है, मतलब वहीं पे आप उसको संसाधित कर लेते हैं। ठीक है, संसाधित कैसे की जाती है, जैसे आप अगर आपने गेहूं निकाला खेत में से, आप लेके आए, घर पे लेके आए, कुछ मार्केट में मान लो बेचा और कुछ आप घर पे लेके आए, तो आप घर में जब टंकी वगैरह में डाल के रखते हैं तो कुछ ना कुछ उसको साफ करेंगे, उसमें कुछ चीज़ें डाल के रखेंगे, तो वो संसाधन होता है, मतलब उसको अच्छी तरह से साफ करके उसको प्रिजर्व कर लेना। ठीक है, कुछ चीजें उसमें ऐसी मिला देंगे जिससे वो खराब नहीं होती। ठीक है, चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से आप देखेंगे, असम है, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग चाय भी बहुत फेमस है, फिर जलपाईगुड़ी, ये पश्चिमी बंगाल के जिले हैं, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। असम में होता है, तमिलनाडु में होता है और केरल में होता है। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे चाय उगाई जाती है, तो महत्वपूर्ण राज्य हो गए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में भी उगाई जाती है, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। अब आप देखेंगे आंध्र प्रदेश को छोड़ करके लगभग पहाड़ी एरिया है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं चाय के लिए। ठीक है, सन 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था, मतलब विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन करता है, चीन, दूसरे नंबर पे भारत। चावल में भी सेम ही था, चावल सबसे ज्यादा चीन उगाता है, दूसरे नंबर पे भारत। गेहूं के मामले में भी लगभग ऐसा ही है। इस प्रकार हमने ये पाठ पढ़ा चाय तक। आगे की फसलें जो हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पार्ट इस पाठ का बच गया है, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।